जी अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब नंबर 10 में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से एमुलेटर के अंदर स्टैक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि हम लोग ये समझ लें कि हमें स्टैक्स की ज़रूरत ही क्यों आई है या स्टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप रिकॉल करें जब हम लोग रजिस्टर्स पढ़ रहे थे और उस टाइम आप लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि अगर हमें मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस रिक्वायर हों तो हम क्या करेंगे। उस टाइम चूँकि हम लोगों ने सिर्फ 4 रजिस्टर्स पढ़े थे, तो उस टाइम ये ज़हन में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आई होप सो। अब जब हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस या कोई भी और किस्म का हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें सम टाइम मल्टीपल रिजल्ट्स का इंतज़ार होता है एंड देन हम लोगों ने फाइनल आंसर जनरेट करना होता है। लेट्स से एक इक्वेशन है आपके पास, मैं बल्कि इक्वेशन डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। लेट्स से ये एक इक्वेशन है एग्जांपल की। अब देखिए मैंने ए एक्स एक आंसर है, एक रजिस्टर है सॉरी, जिसके अंदर आंसर पड़ा हुआ होगा और आंसर क्या होगा कि एक कोई एलिमेंट है, नंबर ए नंबर बी को ऐड करेगा, देन ये कहीं आंसर आपके पास सेव होना चाहिए इन दोनों का, क्योंकि अभी मज़ीद टास्क परफॉर्म करने हैं हम लोगों ने एंड देन इन दोनों का जो आंसर जनरेट होगा उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर जनरेट करना है। बट व्हाट इफ़ की ये इक्वेशन और लंबी हो, आप लोगों ने और भी ये टास्क परफॉर्म करने हो, लेट्स से h माइनस जे एंड सो ऑन। तो आपके पास जो चूँकि इक्वेशंस लंबी होती जा रही है तो इट मीन्स कि आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। एंड देन सेकंड थिंग कि हमें पता है कि हम लोगों ने पहले अगर ये टास्क परफॉर्म कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट ये टास्क परफॉर्म करेंगे एंड देन सो ऑन, तो अगर हमें रिट्रीव करना होगा अपने आंसर्स तो हमें पता होगा कि हम लोगों ने उन दो के दरमियान क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड देन इन दो के दरमियान एंड देन इन दो के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो लॉजिक तो ऑब्वियसली आपकी अपनी होगी, बट ये आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से स्टैक्स में इन चीज़ों को रखना है सच दैट कि हमें ये ज़रूरत पड़ने पर ये चीज़ें हमें वापस मिल जाएँ। थ्योरी के अंदर आप लोगों ने बहुत डिटेल में देख लिया होगा कि स्टैक के जब भी स्टैक के अंदर हम लोग कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास हम पुश का कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड देन आगे रजिस्टर का वर्ड यूज़ करते हैं, कोई रजिस्टर ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, या इसके अलावा हमारे पास जो स्पेसिफिक पर्पज़ के रजिस्टर्स हैं जिस तरह एस आई है, डी एस है एंड डी आई है, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आगे हम लोग 8 बिट या 16 बिट का नंबर दे सकते हैं जो हम लोगों ने स्टोर करवाना हो। और जब हम पुश का वर्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं तो स्टैक पॉइंटर बेसिकली डिक्रीज़ हो जाता है या इसमें डिक्रीमेंट आ जाता है। वाइस वर्सा जब हम पॉप करते हैं तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो है उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। ये चीज़ें देखने के लिए ये एक अच्छी सी बहुत अच्छी डायग्राम है कि अगर स्टैक एम्प्टी है और आप अगर पुश करेंगे तो 1 आपने इंसर्ट कर दिया है, अगर आप मज़ीद पुश करेंगे तो 1 की लोकेशन नीचे चल जाएगी एंड देन 2 ऊपर आ जाएगा एंड देन जब हम 3 इंसर्ट करेंगे तो सिंपल इसी तरीके से 1 2 एंड 3। सो जब पॉप की बारी आएगी तो हम सबसे पहले 3 निकलेगा एंड देन 2 एंड देन 1 आपके पास से यहाँ से एग्ज़िट करेगा। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये 2 एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है। पहले एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि जिसमें आपके पास 16 बिट के एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने मूव करवाना है रजिस्टर्स के अंदर। एंड देन इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी है इस एग्जांपल के अंदर, वो ये है कि हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर, आप ये लोकेशन देख रहे होंगे, इस स्पेसिफिक लोकेशन पर जाएंगे एंड देन हम ए एक्स डी आई और डी एक्स को मूव कराएंगे। एंड देन मैंने इंसर्ट कराने की जो तरतीब है वो ये रखी है, ए एक्स को पहले इंसर्ट कराऊंगा देन डी आई को एंड देन डी एक्स को। और रिट्रीव कराने की जो मैंने रखी है तरतीब वो थोड़ी डिफरेंट रखी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एमुलेटर के अंदर अगर रजिस्टर में चेंज ना आ रहा हो तो आपको चेंज वो शो नहीं करता, यानी वो येलो सॉरी ब्लू नहीं करता जो आपके पास क्या कहते हैं रजिस्टर में मूवमेंट हो रही है। यानी लेट्स से अगर रजिस्टर में 23 पड़ा हुआ है और आप 23 मूव कर देते हैं तो फिर वो ब्लैक ही रहेगा, ब्लू नहीं करेगा उसको। ठीक है, एक छोटी सी गलती यहाँ पर कि यहाँ पर ये एच मेंशन नहीं है, किसी के भी एंड पर एक्स वैल्यूज़ हैं।
अब हम इसको अपलोड करते हैं। अच्छा, फर्स्ट AX के अंदर आपके पास आ गया 24B6, देन DI के अंदर 85C2 एंड देन DX के अंदर 5F93 है हमारे पास। ये 3 मूवमेंट हो गई हैं। देन नेक्स्ट हम लोग स्टैक पॉइंटर के अंदर 1 2 3 6 एक मेमोरी लोकेशन डालने जा रहे हैं। सो स्टैक पॉइंटर के अंदर नई लोकेशन आ गई है 1 2 3 6। अब हम अपने साथ स्टैक खोल लेते हैं, बल्कि मैं एक स्टेप बैक करता हूँ और अभी इस टाइम पे स्टैक की अगर हम लोग कंडीशन देखें तो स्टैक की जो कंडीशन है वो इस टाइम पे किसी भी एक रैंडम लोकेशन को ये पॉइंट आउट कर रहा है। लेट्स इसका नाम है FFFE, इस लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है। लेकिन जो ही मैं स्टैक पॉइंटर की लोकेशन चेंज करता हूँ 1 2 3 6 सिंगल स्टेप, आप देखें अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, E700 सॉरी 0700 एंड देन आपके पास स्टैक पॉइंटर 1 2 3 6 ये लोकेशन आ गई है। अब मैं फर्स्ट डाटा जो इंटर करूँगा तो वो कहाँ पे जाएगा, आपके पास सीधा 1 2 3 4 जो कि 16 बिट है। 1 2 3 4 पे आपके पास डाटा मूव हो गया AX का, दैट वाज 24B6। देन नेक्स्ट आपके पास डाटा आ गया 85C2 एंड देन नेक्स्ट डाटा के पास आ गया 5F93। ठीक है। अब अगर आपने ये डायग्राम गौर से देखी हो तो आप कह रहे होंगे सर ये डाटा तो नीचे चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन अगर आप देखो तो ये 30 32 34 मेमोरी लोकेशंस ऑपोजिट हैं। ठीक है, जब हम इसको कहीं और ड्रॉ कर रहे होते हैं लोकेशन वाइज तो हम नॉर्मली इस तरह नहीं लिखते, हम लिखते हैं 30 32 33 34 यूँ लोकेशन लेके चल रहे होते हैं। उस लिहाज से डाटा हमें ऊपर नज़र आता है। अब हम इसको पॉप करके देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ क्लियर भी हो जाए। तो जब पॉप करूँगा वो पहली वैल्यू DI में डालूँगा। अगर मैं इसकी वैल्यू DX में डालूँ तो क्या होगा, DX में ऑलरेडी 5F93 है, तो 5F93 जब DX में आएगा तो वो ब्लैक ही रहेगा और आपको लगेगा कोई डाटा मूवमेंट नहीं हुई। तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू DX की वैल्यू DI में डाल रहा हूँ। आप यूँ समझो कि स्वैपिंग भी हो रही है। सो सिंगल स्टेप, तो आपके पास DI में वैल्यू आ गई है 5F93 जो कि बेसिकली DX की वैल्यू थी। देन नेक्स्ट सिंगल स्टेप, DX में आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई 5FC2 एंड देन फाइनली आपके पास AX में जो वैल्यू पॉप हुई है फाइनली, एक सेकेंड, DI में आपके पास आ गया 5F93, देन DX में आपके पास आ गया 85C2। ठीक है, एंड देन फाइनली देखें वही गलती हो गई, AX में ऑलरेडी 24 B6 पड़ा हुआ है तो इसलिए उसने इसको ब्लैक ही शो कर दी है, उसने इसको चेंज ही नहीं किया। तो चूँकि मैंने सबसे पहले AX की वैल्यू पुश की थी तो एंड पे पॉप कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वही वैल्यू होगी। आप इसकी वैल्यू, मैं इसको चलें किसी और रजिस्टर में डाल देता हूँ ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि वैल्यू रिट्रीव हो रही है। ओके, मैं इसको रन कर देता हूँ एंड लास्ट स्टेप पे जाके, अच्छा स्टॉप, DI में आ गया हमारे पास 5F93, DX में आ गया 85C2 एंड देन BX में आ गया 24B6। देखें ऊपर नीचे BX की दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए वो आपको शो नहीं कर रहा था कि यहाँ पर उसका डाटा मूव हो गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो मैंने इक्वेशन की बात की थी आपसे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे जो अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आपको वो भी समझा दूँ। अभी तक चूँकि हम लोगों ने इस चीज़ को देखा नहीं था, मैं Ctrl+C एंड देन इसको यहाँ पेस्ट कर दें। अगर आपके पास डिफाइन बाइट अगर आप ज़्यादा मल्टीपल कर रहे हो और आपके पास डाटा काफ़ी ज़्यादा है जिसको आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है, उसका हल या उसका अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि आप डॉट डाटा डालें एंड देन डाटा सेगमेंट अलग कर दें और कोड सेगमेंट अलग कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जब भी आप इसको इमुलेट करेंगे और आप जो ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो आपके पास कोड की होगी, ना कि डाटा की होगी। देखिए AL में हमने A मूव करना है तो A की वैल्यू की हमने डिफ़ाइन की हुई है 3, आपके पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। BL की वैल्यू आपके पास B है विच इज़ 5, आपके पास BL में 5 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, चूँकि हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही बता रहा था हमने इन दोनों को ऐड करना है।
ऐड किया, इसका आंसर के पास AX में 8 जनरेट हो गया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास आगे मल्टीपल मज़ीद ऑप्शंस हैं जिनको हमने टास्क पे परफॉर्म करना है, तो मैं इसको पुश करने लगा हूँ स्टैक के अंदर, और 0008 जो है मेरे पास वो स्टैक में चला गया। ठीक हो गया। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इस टाइम FFFC थी, तो FFFC पे 0008 वैल्यू मूव हो गई है। द नेक्स्ट C की वैल्यू मूव करनी AL के अंदर, 7 आ गया आपके पास जो कि उसकी वैल्यू थी C की। एंड देन नेक्स्ट आपके पास वैल्यू 2 आ गई BX के अंदर जो कि वैल्यू थी बेसिकली D की। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास आंसर जनरेट हो गया 5। अब हम लोगों ने करना क्या है कि AL और BL ही यूज़ किया हम लोगों ने थ्रू आउट अभी तक की कैलकुलेशन के अंदर। अब हम चाहते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करें जो हमने दो आंसर जनरेट कर लिए हैं। सो अब मैं पॉप करने लगे हम लोग BX की वैल्यू, सॉरी BX के अंदर अब हम पॉप करने लगे जो हम लोगों ने इन दोनों के सम को रखा हुआ था सेव करके, यानी बेसिकली 8 की बात कर रहा हूँ। सो अब हम पॉप करेंगे, उसकी वैल्यू BX में आ जाएगी, और BX में वैल्यू इसकी 8 आ गई है, AX में इसकी वैल्यू 5 है। दोनों हैक्स वैल्यूज़ हैं। हैक्स वैल्यू जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर जनरेट होगा के पास 28। इसको आप लोग अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे टास्क की तरफ। आपके पास 5 टास्क हैं, आई थिंक नहीं 4 टास्क हैं। बहुत अच्छे मज़े के हैं। एक दो इसमें बहुत सिंपल हैं और एक दो ऐसे हैं जिसको आपको सोचने में टाइम लगेगा, बट आप इंजॉय करोगे उन टास्क को परफॉर्म करके। पहला टास्क ये कि आपने इंसर्ट करना है 1 से लेकर 10 तक स्टैक मेमोरी के अंदर। बहुत आसान स्टेप ये है कि आप लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक रजिस्टर रखें, सिंपल और कर लें कि आप CX को ही डिक्रीमेंट जो करवाते जा रहे हैं, तो CX की 10 रखिए, 10 को ही पुश करवाते जाएँ। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 इस तरह आपके पास वैल्यूज़ पुश हो जाएँ स्टैक मेमोरी के अंदर। फिर किसी एक में रजिस्टर में आप 5 इंसर्ट कर दें, 5D रख दें, और एक एक आइटम निकालते जाएं अपने स्टैक वैल्यू से, स्टैक की लोकेशन से, और उसको मल्टीप्लाई कराते जाएं उस रजिस्टर के साथ यानी 5 के साथ। एंड देन आप आंसर जो है उसका किसी भी दूसरी अरे में डाल दें। मैं इसको आगे स्लैश कर देता हूँ, या स्टैक में वापस डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान ये है कि आप उसको किसी भी एक अरे में मूव कर दें। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास होगा किस तरह का। आपने वैल्यू की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास जो चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई होगी अरे के अंदर वो होनी चाहिए 5, क्योंकि 1 में आपने 5 ऐड कर दिया तो 5 6 7 8 से शुरू होगा, एंड देन लास्ट एलिमेंट आपके पास 10 + 5 15 होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ ये कि आप स्टैक को यूज़ करना सीख जाओगे। नेक्स्ट टास्क देखिए, आपने एडिशन परफॉर्म करना है 1 से लेकर 10 तक, और आंसर जो आएगा के पास हर स्टेप के बाद वो आपने स्टैक में सेव करते जाना है। करना किस तरह कि 1 से 10 तक है तो 1 + 2 करना है, स्टैक में सेव कर दें, दैन 2 + 3 करना है, दैन स्टैक में सेव कर दें। तो बेहतर होगा आप लूप का यूज़ करें ताकि आपके पास ये टास्क थोड़े सिंपल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे और जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ऑल्दो लॉजिक थोड़ी सी हैवी आपको बनानी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। दैन टास्क 3 आपने स्वैप करना है फॉलोइंग लिस्ट को यूजिंग स्टैक। आपको पता ही है ये दो आपके पास लिस्ट हैं, इन दोनों को अपने स्टैक में डालना है सच दैट कि जब आप रिट्रीव करोगे तो आपके पास आंसर वैल्यूज़ उलट हो जाएं। बहुत सिंपल है। आई थिंक कि अगर आपको ये जो स्टैक की थ्योरी समझ आ गई है तो ये 4-5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में आप टास्क 3 कर लोगे। ये बहुत सिंपल। टास्क 4 की तरफ आओ, और ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, या नेक्स्ट कोई भी आपका टास्क असेसमेंट कोई भी होगी आपकी। अच्छा, अब आपने इमेजिन ये करना है कि आपके पास ये दो जो ऊपर लिस्ट दी हैं 1 से लेके 5 तक और 2 से लेके 6 तक ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। आपने करना क्या है कि इनके दो नंबर्स को लिस्ट में जो दो नंबर उनको ऐड करना है, यानी लेट्स से 1 + 2 आंसर 3 है। जब आप रिज़ल्ट बना लोगे यानी 3 एंड देन नीचे का 5, देन नीचे का 7, देन उसके बाद 9, देन उसके बाद 11 है। जब आप
ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपने इन सबको स्टैक में डालते जाना है। बेहतरीन ये कि लूप बनाओ, लूप के अंदर ये करते जाओ और लूप में स्टैक को इंसर्ट करते जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो आपने प्रोसीजर एक बनाना है जिस जो फैक्टोरियल को कॉल करेगा। अब आपने क्या करना है, पुरानी वो लैब्स उठाएँ जहाँ पे आपने फैक्टोरियल बनाया था, पूरा का पूरा कोड कॉपी करें और ले आएँ यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट करें। ठीक है, फैक्टोरियल पे एफर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, फैक्टोरियल आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपने करना है कि फैक्टोरियल किसका लेना है, उन हर एलिमेंट का, यानी 1+2 का फैक्टोरियल कॉल, 2+3 फैक्टोरियल कॉल, 3+4 फैक्टोरियल कॉल एंड सो ऑन। ठीक हो गया। और जो आंसर जनरेट होता जाए वो आपने स्टैक में डालते जाना है। अब देखिए यहाँ तक आपने क्या क्या यूज़ कर लिया, लूप यूज़ कर लिया, प्रोसीजर यूज़ कर लिया और स्टैक यूज़ कर लिया, और फिर आपने काम पूरी की पूरी लिस्ट पे परफॉर्म करना है। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। लेंथी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपसे क्यों कोई लेंथी है, टाइम टेकन है, बिल्कुल है, सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये पॉसिबल है और बहुत आसान है। मतलब आसान इन द सेंस ऑफ लाइन ऑफ कोड्स कम है, लाइन ऑफ कोड्स बहुत हैवी नहीं होंगी कि आपको 100-200 लाइन लिखनी पड़ेंगी। प्लस ये बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह आराम से कर लोगे। तो कोशिश करो, एफर्ट करो कि आप सब अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करें परफॉर्म, ताकि जो जो हम आगे मज़ीद 1-2 लैब्स और करेंगे तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी आएगी जो पिछले लैब्स के कोड को कॉपी करके वहाँ पर हमने यूज़ करना होगा तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा अगर आपने कोड पहले खुद लिखा होगा। अब फैक्टोरियल का कोड अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं लिखा और वो उसको यहाँ पर डालना पड़ जाए तो आई कैन इमेजिन कि, और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कितना मुश्किल होगा कि किसी दूसरे का फैक्टोरियल का कोड समझे पहले वो, एंड देन उसको यहाँ पे एम्बेड करे सच दैट कि वो यहाँ से जो डाटा ऐड हो के मिल रहा है उसको, उसका फैक्टोरियल सही तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने फैक्टोरियल का खुद बनाया है, आई होप कि उन्हें बहुत आसान लगा होगा। टास्क नंबर जो 4 है, उन्हें लगेगा कि हम सिर्फ ये 2 काम छोटे से कर लें, देन हम फ़ौरन उसको अपने फैक्टोरियल के कोड को यहाँ पे कॉल करके परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच। कोशिश कीजिएगा कि सारे टास्क परफॉर्म करें, अपना कोड खुद लिखें, एंड देन कोई क्वेश्चन तो आप इस वीडियो के एंड पे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।